अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से आज मैं आपके सामने कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 2 की जो टॉपिक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिसमें हम वेरिएंस एनालिसिस मालूम करते हैं। ठीक है, वो पढ़ाऊँगा आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है, फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो स्टैंडर्ड फिक्स किए जाते हैं उन स्टैंडर्ड के बारे में बताऊँगा और कौन से वेरिएंसेस होते हैं उनके बारे में बताऊँगा। एग्ज़ाम में एक सवाल लाजमी आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से, यानी वेरिएंस एनालिसिस के हवाले से, जिसके अंदर कुछ फार्मूले होते हैं, उनके वेरिएंसेस निकाले जाते हैं। वो आपके 4-5 फार्मूला आ जाते हैं। एक सवाल आपका पूरा 20 नंबर का बन जाता है। अगर आप इसकी इन फार्मूलों को याद कर लें, इनके वो देख के फिगर पुट करें, तो आप आराम से 20 नंबर ले सकते हैं इस काउंटिंग में। ठीक है स्टूडेंट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है आपको थोड़ी सी डिफरेंट है, पहली बार आपके सामने आएगी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज़ अ कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड दैट इन्वॉल्व एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड ऑन प्रीडिटरमिन स्टैंडर्ड्स, यानी जो पहले से तय किए हुए मायारात की बुनियाद पर की जाती है। दीज स्टैंडर्ड्स आर इस्टेब्लिश बाय एनालाइजिंग हिस्टोरिकल डेटा। ये स्टैंडर्ड किस तरह बनाए जाते हैं? जो आपका तारीखी डेटा होता है, हिस्टोरिकल डेटा होता है, उसको सामने रखते हुए इंडस्ट्री बेंचमार्क, और जो आपकी इंडस्ट्री है जिसमें आप काम कर रहे हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उस इंडस्ट्री के जो है स्टैंडर्ड को देखा जाता है। बेंचमार्क मीन स्टैंडर्ड मायारत को देखा जाता है, उनको सामने रखकर। एंड अदर फैक्टर और दीगर अवामिल इसके होते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज़ यूज टू, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्यों यूज़ की जाती है? एक सिंप्लीफाइंग कॉस्ट अकाउंटिंग को सादा बनाती है। नंबर 2, इम्प्रूव कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल को इम्प्रूव करती है। कैसे करती है? ना अगर आपकी कॉस्ट है तो ना उसको बढ़ने देगी ना कम होने देगी, बिल्कुल उसके ऊपर ही रखेगी। कॉस्ट का बढ़ने का मकसद क्या होता है? या तो मार्केट में आपकी प्राइसेस बढ़ रही हैं, रॉ मटेरियल वगैरह की, लेबर की प्राइसेस बढ़ रही हैं, अदर खर्चे बढ़ रहे हैं, टैक्सेस बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी प्राइसेस चेंज हो जाती हैं, तो कॉस्ट आपकी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, या आपका डैमेजेस मटेरियल प्रोडक्शन के अंदर सही कंट्रोल नहीं है, सही आप केयर नहीं कर रहे हैं, डैमेजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से भी जो है आपकी कॉस्ट में तब्दीली आती है। इसलिए कॉस्ट को कंट्रोल करने में भी स्टैंडर्ड काफ़ी इम्प्रूव जो है आपके लिए इम्प्रूवमेंट कॉस्ट कंट्रोल किया जाता है कि ना तो कॉस्ट जो है मयारत से नीचे आ जाए ना ऊपर जाए, उसी मयार के अंदर, इसी स्टैंडर्ड के अंदर कॉस्ट रहे, तो आप बेनिफिट हासिल करते हैं। फिर एक और मकसद होता है, इसको होता है इन्हांस बजटिंग एंड फॉरकास्टिंग। बजटिंग और फॉरकास्टिंग माने पेशन गोइयाँ, उसको इन्हांस करती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बढ़ाती है। फैसिलिटेट वेरिएंस एनालिसिस, जो हमारा टॉपिक है वेरिएंस एनालिसिस को फैसिलिटेट करती है, यानी हम बता सकते हैं कि मटेरियल का वेरिएंस, मटेरियल की इसमें कॉस्टिंग में जो फ़र्क आ रहा है, उसका जो वेरिएंस बोलते हैं फ़र्क को, वो किस वजह से आया है, क्यों आया है, क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, क्या एक्शन लेने हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन्वॉल्व सेटिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कौन से स्टैंडर्ड सेट करती है? डायरेक्ट मटेरियल के स्टैंडर्ड सेट करती है, डायरेक्ट लेबर के स्टैंडर्ड सेट करती है, ओवरहेड यानी अदर एक्सपेंडिचर इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, ये इनके भी स्टैंडर्ड सेट करती है। दीज स्टैंडर्ड कॉस्ट आर यूज टू कैलकुलेट द टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। जो स्टैंडर्ड किए जाते हैं वो प्रोडक्ट जो आप बना रहे हैं उसके लिए होते हैं, या कोई सर्विसेज आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो सर्विसेज के स्टैंडर्ड आपको इस्टेब्लिश किए जाते हैं। वेरिएंस एनालिसिस जो हम पढ़ने जाएंगे, जो आपके सवाल में पूछे जाते हैं, वो वेरिएंस एनालिसिस होता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अलाउज फॉर वेरिएंस एनालिसिस विच इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग एक्चुअल कॉस्ट विद स्टैंडर्ड कॉस्ट टू आइडेंटिफाई डेविएशन। डेविएशन माने फ़र्क होता है, वेरिएंसेस माने फ़र्क होता है। कैन बी नंबर फेवरेबल हो सकता है, जो फ़र्क आता है वो फेवरेबल होता है, यानी एक्चुअल कॉस्ट जब कम हो और स्टैंडर्ड कॉस्ट के मुकाबले में जो आपने मायार तय किया हुआ है और एक्चुअल कॉस्ट उससे कम आती है, तो वो फेवरेबल होता है। अगर एक्चुअल कॉस्ट ही बढ़ जाएगी तो आपकी कॉस्ट डेटा ज़्यादा पैसे आपके खर्च करना पड़ जाएंगे, ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगी, आपकी पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी तरह एडवर्स जो होती है यानी अनफेवरेबल, एडवर्स माने अनफेवरेबल, तो इसके अंदर एक्चुअल कॉस्ट जो है बढ़ जाती है स्टैंडर्ड कॉस्ट के मुकाबले में, तो ये अनफेवरेबल हो जाती है, एडवर्स हो जाती है, आपके लिए जो है कंपनी के लिए नुकसान दी जाती है। हमेशा फेवरेबली होने चाहिए, वेरिएंस जो आना चाहिए फेवरेबल होना चाहिए, तो कंपनी की प्रोडक्ट कंट्रोल के अंदर होती है। ठीक है, तो इन वेरिएंसेस के बारे में हम पढ़ेंगे, ये मैंने बताया था।
तो स्टूडेंट्स जो इसमें आपके पास वेरिएंस आएंगे उसकी मैं आज फार्मूले लिखाऊंगा, कौन कौन से वेरिएंस आते हैं। मटेरियल वेरिएंस को पढ़ेंगे हम यहाँ पर। नंबर एक हम जो पढ़ेंगे पहले मटेरियल वेरिएंस। मटेरियल के 3 वेरिएंसेस होते हैं। वेरिएंस आपको मटेरियल वेरिएंसेस पढ़ना है और इसकी मैं फार्मूले कहूँगा मटेरियल वेरिएंस के, ताकि आप जो है इम्तहान में आए तो फ़ौरन कर दें। सबसे पहले नंबर एक हम मटेरियल का जो है 2 वेरिएंस होते हैं मटेरियल के, उससे पहले हम कॉस्ट वेरिएंस मालूम कर लेते हैं। कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ये मटेरियल हम ऊपर हेडिंग डाल लेते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सबसे पहले हम ये कॉस्ट वेरिएंस मालूम करेंगे। ये कैसे मालूम होता है? ये मालूम होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को शॉर्ट में लिखते हैं एम माने मटेरियल और सी माने कॉस्ट और वी माने वेरिएंस। तो हम यहाँ फार्मूला लिखेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मालूम करना है हमें। तो ये होगा कैसे? एक्चुअल ACT लिख रहा हूँ मैं, एक्चुअल क्वांटिटी QTY, एक्चुअल क्वांटिटी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मालूम करना है। फार्मूला ब्रैकेट लगाया, एक्चुअल क्वांटिटी इसको ज़रब देंगे एक्चुअल प्राइस से। एक्चुअल प्राइस सवाल में दी जाएगी फिगर, फिर आप ब्रैकेट बंद कर देंगे या माइनस का निशान लगाएंगे। दूसरा ब्रैकेट खोलेंगे यहाँ पे, स्टैंडर्ड STD लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड के लिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ज़रब स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है स्टूडेंट, ये फर्ज करें सवाल में दी गई है, अगर एक्चुअल क्वांटिटी 100 दी गई है और 100 ग्राम कोई रॉ मटेरियल आपका लगा है, 100 ग्राम मटेरियल लगा है और 1 ग्राम मटेरियल की फर्ज करें कीमत होती है 10 रुपये, ये रुपीस में होगी कीमत 10 रुपये। तो आपने पुट कर दिया एक्चुअल क्वांटिटी अगर 100 ग्राम आपने मटेरियल लगा दिया किसी भी चीज़ का आइटम का, और एक मटेरियल की कीमत कितनी थी आइटम की, एक्चुअल प्राइस कितनी 10 रुपये एक की, माइनस ये आपने पहले से तय किया हुआ है, मयार आपके पास है कि क्वांटिटी प्रोडक्शन में कितनी स्टैंडर्ड आपने पहले तय कर ली, इतनी यूज़ होगी। ये स्टैंडर्ड आपके पास, आपने स्टैंडर्ड में भी क्वांटिटी 100 रखी थी, ठीक है, 100 ग्राम जो है आपने रखे थे कि इतनी क्वांटिटी इस्तेमाल होगी। स्टैंडर्ड प्राइस आपने फिक्स की थी, एक जो हमारे को पड़ेगा वो इतने का पड़ेगा स्टैंडर्ड पे। फर्ज करें वो प्राइस सवाल में दी है स्टैंडर्ड 9 रुपये थी। इस तरह आपने इम्तहान में पुट कर देना है। ये आप पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी को और स्टैंडर्ड प्राइस को ज़रब दे लेंगे, ये आ गया 1000 रुपये, रुपीज़ 1000, ये माइनस का निशान आ गया, ब्रैकेट ख़त्म हो गए। फिर 900 से ज़रब दे दिया रुपीज़, ये स्टैंडर्ड आ गई, ये एक्चुअल आ रही है। देखिए स्टैंडर्ड आपका एक्चुअल खर्चा जो हुआ है किसी प्रोडक्ट को बनाने में रॉ मटेरियल खर्च हुआ है 1000 रुपये का, जबकि आपने स्टैंडर्ड तय किया था 900 रुपये का खर्चा होना चाहिए, पहले से तय कर लिया था। एक्चुअल चूँकि हमें पता नहीं होता, एक्चुअल बाद में पता चलता है जब प्रोडक्शन बन जाती है, सारे की पेमेंट हो जाती है, तो फिर वो रिकॉर्ड हमारे पास आता है एक्चुअल का। शुरू में जब हम प्रोडक्ट बनाने बैठते हैं या कोई प्रोजेक्ट साइन करते हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उस वक्त तो हम एस्टिमेट अंदाज़न कोई पहले से लगाते हैं प्राइस, वही स्टैंडर्ड होती है कि हमें ये इतने यूनिट इसके रॉ मटेरियल पड़ेंगे, 1 यूनिट इतने का पड़ेगा। जब भी कोई काम देते हो किसी को तो वो अपना स्टैंडर्ड के तहत लगा के देता है। तो जो हमने तय किया था वो स्टैंडर्ड हमारा मैार कितना था, 100 यूनिट हमने क्वांटिटी रखी थी, 100 की 100 क्वांटिटी लगी है और एक क्वांटिटी 9 रुपये की थी, ये 900 रुपये। एक्चुअल हमने चेक करा कि हमारी क्वांटिटी से ज़्यादा तो नहीं लगी, क्वांटिटी उतनी लगी है, लेकिन प्राइस में फ़र्क आया है। स्टैंडर्ड आपने कम रखे थे लेकिन प्राइस मार्केट में ज़्यादा आई है एक्चुअल। तो आपको वेरिएंस फ़र्क कितना आ रहा है इन दोनों की दर में, 100 रुपये का फ़र्क आ रहा है, 100 रुपये का फ़र्क आ रहा है। आपकी कॉस्ट 100 रुपये बढ़ गई है, इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि एक्चुअल ज़्यादा हो गई है तो इंक्रीज़ कर गई है। ये आपका 100 रुपये का फ़र्क आ रहा है, इसी को बोलते हैं मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस। ये आपने मालूम कर लिया, इम्तहान में मालूम करना पड़ता है।
अब इस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में 100 रुपये का इजाफा हुआ, इसके दो वेरिएंस बन सकते हैं, ठीक है। दो वेरिएंस याद रख लें इम्तहान में। एक वेरिएंस होता है आपका मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, दूसरा मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ जाएगा। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस को हम यूजेज वेरिएंस बोलते हैं, कितना मटेरियल यूजेज हुआ है। सबसे पहले हम ले लेते हैं नंबर 1, वेरिएंस नंबर 1 मटेरियल, पहले प्राइस ले लेते हैं। मटेरियल मटेरियल मीन डायरेक्ट मटेरियल की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? डायरेक्ट की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल की। हम यहाँ जो लेंगे डायरेक्ट मटेरियल लेंगे, याद रख लें। डायरेक्ट मटेरियल प्राइस, ये वेरिएंस, ये हमने मालूम करना है कि इनमें कितना फ़र्क आ रहा है स्टैंडर्ड में और एक्चुअल खर्चे में, ठीक है। ये हमने हेडिंग कर दी, ये हमने मालूम करना है। डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, D फॉर डायरेक्ट, M फॉर मटेरियल, P फॉर प्राइस, V फॉर वेरिएंस शॉर्ट में। अब हम यहाँ मालूम कर लेंगे, फार्मूला देते हैं डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस मालूम करना है आपने। फार्मूला है आपके पास एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस। प्राइसों के अंदर फ़र्क ले लेते पहले। हम कहेंगे जो हमारी असल प्राइस खर्च हुई है वो एक्चुअल प्राइस होगी, जो हमने पहले से तय की हुई थी, पहले से प्री डिटर्मिन की हुई तय की हुई थी, वो स्टैंडर्ड थी। इन दोनों प्राइस में कितना फ़र्क है वो ले लेंगे। फिर ज़रब देंगे हम इसको किससे? एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी कितना मटेरियल लगा है, एक्चुअल क्वांटिटी से ज़रब दे देंगे तो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ जाएगा। तो डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस मालूम करने के एक्चुअल प्राइस फ़र्ज करें सवाल के अंदर दे दी 2 रुपये, सवाल के अंदर 2 रुपये 20 पैसे दे दी, 2 रुपये 20 पैसे एक्चुअल प्राइस है। फ़र्ज करें स्टैंडर्ड प्राइस आपको दे दी सवाल के अंदर ₹2 दे दी। एक्चुअल क्वांटिटी सवाल के अंदर आपको दे दी 1.2 kg, 1.2 kg आपका किलोग्राम, kg माने किलोग्राम लगा है मटेरियल। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों प्राइसेस के अंदर डिफरेंस निकाल लेंगे। पहले हमारे पास डिफरेंस आता है 0.20 का डिफरेंस आता है। और इसमें प्राइस कितनी है, ये क्वांटिटी कितनी लगी 1.2, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा 0.24 रुपीज़। ये वेरिएंस आया है, फ़र्क आया है, ठीक है। चूँकि हमारे पास यहाँ पे अब फ़र्क ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, यहाँ हमें कमेंट्स करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। देखें ये आपका डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला था एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस, ब्रैकेट बंद, ज़रब एक्चुअल क्वांटिटी। ये फार्मूला आप याद कर लें, सवाल में दी जाएगी एक्चुअल प्राइस जो दी जाएगी वो आप इसके नीचे इसके साथ में लिख दीजिएगा। 2.20 सवाल में दी गई है, माइनस का साइन माइनस लगाइएगा। सवाल में स्टैंडर्ड प्राइस दी जाएगी वो लिखिएगा, ब्रैकेट बंद कर दिएगा। इन दोनों का फ़र्क ले लिएगा, 0.20 फ़र्क आया है और उसको ज़रब दिएगा। एक्चुअल क्वांटिटी बताइए सवाल में 1.2 kg लगी है क्वांटिटी, ठीक है। अब ये जो फ़र्क आया है, इस फ़र्क को ये क्वांटिटी लगी इससे ज़रब दिया तो आपके पास कितना आया 0.24 का डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ये आपका पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब है आपकी एक्चुअल प्राइस जो है बढ़ गई हैं बनिस्बत आपकी 2 रुपये की स्टैंडर्ड प्राइस थी। स्टैंडर्ड प्राइस के अंदर अगर आप काम करते तो वो फेवरेबल था, लेकिन आपकी जो है स्टैंडर्ड प्राइस से ज़्यादा लग गया, ज़्यादा कीमत पे करना पड़ी आपको मार्केट में, तो ये अनफेवरेबल हो गया। क्या हो गया? अनफेवरेबल सिचुएशन हो गई है, अनफेवरेबल हो गई है। फिर इसके अंदर हम सवाल के अंदर थोड़े से अपने अगर करना चाहें तो आप कमेंट कर दें, यहाँ पे कमेंट कर दें सवाल के अंदर। इम्तहान में कमेंट करेंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे, नहीं भी करेंगे तो भाई अनफेवरेबल भी आप लिख देंगे तो ये भी कमेंट में शुमार हो जाता है, अनफेवरेबल भी लिख देंगे, यहाँ भी खत्म हो। वरना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं यहाँ कमेंट भी कर देता हूँ इस सूरत हाल के ऊपर, इस तरह मैं कमेंट करता हूँ। दी बेकरी, ये जो हम मैन्युफैक्चरिंग आपकी है वो बेकरी को लिया है हमने यहाँ पे। दी बेकरी जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे होंगे, मैंने फर्जी नाम ले लिया। दी बेकरी, सवाल में तो नाम लिख के देंगे, कारोबार लिख के देंगे कौन सा। दी बेकरी इज़
पेइंग मोर फॉर फ्लोर आटा, फ्लोर आटे के लिए ज़्यादा पे कर रही है कि इतना 1.2 kg आटा खरीदने के लिए ज़्यादा प्राइस से खरीद रही है, 2.2 रुपये एक्चुअल प्राइस है, जबकि 2 रुपये के अंदर खरीदना चाहिए था तो फ़ायदेमंद था, लेकिन 2 रुपये 20 पैसे ज़्यादा लग गए, 20 पैसे ज़्यादा जा रहे हैं, तो हमने जो है इतना हमारा वेरिएंस 24 पैसे ज़्यादा पे किए हैं हमने। फ्लोर, तो फ्लोर ये है अनफेवरेबल प्राइस वेरिएंस आया है इसका, ठीक है। दे माइट नीड, अब हम इसको इनकी एडवाइस कर रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। दे माइट नीड टू, उन्हें क्या करना चाहिए था इससे बचने के लिए, जो आपका इजाफी प्राइस दे दिया आपने। दे माइट नीड, उन्हें चाहिए थी, उन्हें ज़रूरत थी निगोशिएट, बातचीत करने की। जब खरीदारी कर रहे थे आपके परचेज जो टीम है उनको बातचीत करने की ज़रूरत थी, ताकि बार्गेनिंग सही करते तो आपके 2 रुपये के अंदर मिल सकती थी प्रोडक्ट। आपके मैनेजर ने, परचेज मैनेजर ने ज़्यादा महंगी खरीद ली अशिया। निगोशिएट विद सप्लायर, सप्लायर होता है जो बेचता है, सेल कर रहा होता है, सप्लायर्स, और फाइंड अल्टरनेटिव, अगर वो नहीं था कोई और दुकान से लेते हैं, कुछ और दूसरा सप्लायर तलाश करते हैं। फाइंड अल्टर मुतबादिल नेटिव, ये हमने कमेंट्स कर दिया कि इस पोजीशन के ऊपर इसे पता चलता है जो कंपनी की परचेजिंग टीम थी उन्होंने सही तरीके से बार्गेनिंग नहीं करी है। अगर वो सही तरीके से बार्गेनिंग करते हैं तो ये 20 पैसे का जो आपको लॉस हुआ ज़्यादा पे करना पड़ा, ये लॉस नहीं होता। आप स्टैंडर्ड जो 2 रुपये का रखा था उसी के अंदर खरीद सकते थे। अगर आपकी परचेज डिपार्टमेंट की जो टीम थी वो थोड़ी सी और कोशिश करती, मुतबादिल दुकान पे जाती, मुतबादिल सप्लाई वो तलाश करती तो मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिसकी वजह से आपकी प्राइस, एक्चुअल प्राइस बढ़ गई है, स्टैंडर्ड के अंदर नहीं रहा है, तो आपका वेरिएंस जो है अनफेवरेबल आ गया है। अनफेवरेबल का मतलब है ये सिचुएशन सही नहीं है, इसको दुरुस्त करना पड़ेगी फ्यूचर के अंदर, वरना आप कंपनी बहुत बड़ा लॉस उठाएंगे। तो इस तरह ये कमेंट्स कर दिए जाते हैं। ये हमने मटेरियल वेरिएंस में से पहला वेरिएंस निकाल लिया है, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ये फार्मूला याद रख लें, इम्तहान में आएगा, बड़े आसानी से कर सकते हैं आप।